सर फिर नेक्स्ट वीक में कंफर्म लगाई। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करें नया टॉपिक। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बच्चों जो फिजिक्स में मैंने बताया कि जो रियल इंटरेस्ट जगेगा वो यहां से जगेगा, और उत्कर्ष मैंने बताया प्रोजेक्टाइल मोशंस मैंने थोड़ा सा समझाया, मैंने क्लासेस ली है। यू कैन स्टार्ट द लेक्चर्स, या तुम पुराने लेक्चर्स देख लो मेरे, या JA4 के साथ में पूरा करवा दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। अभी मैं बता रहा हूँ, यू शुड फोकस नाउ ऑन दिस चैप्टर। यहां से स्ट्रॉन्ग करो, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, इसी पे बेस सारा है। ये कमजोर रह गया तो आगे दिक्कत होगी। काइनेमेटिक्स कमजोर रह गया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, एकदम से दिक्कत ना, और वो कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा कि बॉडी का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, उसका वेलोसिटी नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा ये निकालना। नेक्स्ट मोमेंट पे किसी टाइम पे पार्टिकल कहां पे होगा ये निकालना। वहां पे हम लोगों ने ये नहीं देखा था व्हाई द बॉडी है द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, और तुम्हें पता है बच्चों एक्सेलरेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, व्हाई द बॉडी एक्सेलरेट। तुम लोगों ने सबने बता दिया, व्हाई बॉडी एक्सेलरेट, रीजन इज फोर्स। तो चलो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन साहब ने क्या कहा, फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। और न्यूटन्स लॉ तुम लोग पहले से जानते हो, मतलब मेरे से इनफैक्ट बेहतर तरीके से तुम लोग उसका डेफिनेशन बता दोगे। मुझे तो बस थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, बस सारे बच्चों को बहुत अच्छे से इसका न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, ये सब बता देते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, में फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो बता सकता है, अगर मैं कहूँ कि कितने टाइप के फोर्स तुम जानते हो, डू यू रिकॉल सम नंबर सम फोर्सेज, कुछ नाम बता सकते हो फोर्स के टाइप ऑफ फोर्स? मैकेनिकल ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, बहुत ही बढ़िया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एकदम से सारे बच्चों से आवाज आ रहा है, मतलब मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ाने में, बहुत मजा आने वाला है। ऐसे ही बच्चों रेस्पॉन्ड करते रहना, बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों कुछ बच्चों ने मैंने क्या क्या सुना, मैकेनिकल फोर्स सुना, ग्रेविटेशनल फोर्स सुना, इलेक्ट्रिकल फोर्स सुना, मैग्नेटिक फोर्स सुना, मस्कुलर फोर्स उत्कर्ष बता रहा है, यस, फ्रिक्शन फोर्स, बहुत ही बढ़िया, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया किसी ने, मैग्नेटिक बताया, बहुत ही बढ़िया। स्यूडो फोर्स, सूडो फोर्स भी कोई बता दिया, क्या बात है, बहुत पढ़ाई किया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बच्चों हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वी विल डिस्कस, है ना। बड़ा कंफ्यूजन होता है, सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, तो अच्छे से समझना है, अदरवाइज अभी सिर्फ नाम तुम्हें पता है, उसका रियल कहानी नहीं पता है। मैं तो बताऊंगा आगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स होता ही नहीं है ना। चलो तो बच्चों फोर्स का बहुत सारे कैटेगरीज बताए। बेसिकली अगर हम लोग उसके नेचर के बेसिस पे उसको कैटेगराइज करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस।
4 कैटेगरीज है, कैटेगरीज 4 उसके नेचर पे, उसके ओरिजिन के बेसिस पे। सर हमने तो इतना सारा बताया बच्चों। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबको पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में, प्लैनेट एंड तो ऑब्जेक्ट यस, कोई भी दो मास है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कोई भी दो मास है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, बहुत कम। जैसे अगर मैं बात करूं ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, इसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कैसा होता है बच्चों? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव लेकिन ये जो मास है ना, बहुत छोटे मास है, इसके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ही कम, नेग्लिजिबल है, हार्ड टू डिटेक्ट कि इसका फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स तब सिग्निफिकेंट होता है बच्चों जब वन ऑफ द इंटरैक्टिंग बॉडी, कहने का मतलब दो में से एक कम से कम बहुत बड़ा, जैसे अर्थ एंड दिस फ्लोर। अर्थ, पूरा अर्थ मिला के इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? तो इसका मास इंटू जी, जी का वैल्यू 10 होता है लगभग, इतना फोर्स लगा। अर्थ एंड सन, इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। एनीवे बच्चों इसका अलग ही नेचर है, बेसिक नेचर बहुत ज्यादा हमारे साइंटिस्ट को नहीं पता है इसके बारे में। वी डोंट नो मच अबाउट ग्रेविटेशनल, व्हाट इज द ओरिजिन, क्यों ऐसा लग रहा है, रिसर्च चल रहा है बच्चों। उसके बाद दूसरा टाइप का फोर्स लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सर ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स जानते हैं बच्चों, एक कॉम्बिनेशन है। तुमने अभी तक जितने भी फोर्सेस तुम लोगों ने बताया, जितने भी फोर्सेस कॉमन लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, जितने भी फोर्सेस, जैसे तूने बताया टेंशन का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और भी फोर्सेस जो भी होगा, केमिकल रिएक्शंस होते हैं बच्चों, उसमें फोर्सेस लगते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, एटम कैसे अरेंज है, एक एटम दूसरे एटम से कैसे बना हुआ है, all the forces that you encounter in common life other than gravitation are electromagnetic in nature। समझ में आया? तो ग्रेविटेशन के अलावा बच्चों कोई भी फोर्स तुमको पूछ दे तो क्या बोलना है, वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो सर ये है क्या बच्चों? ये सारे फोर्सेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन है, जो 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक। पहले जाना जाता था कि ये दोनों अलग ब्रांच है, बाद में एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन और मैग्नेटिक इंटरेक्शन एग्जैक्टली बेसिकली सेम ही चीज है। ओके बच्चों, तो सर आपने तो 4 लिखा और 2 में ही सब कुछ खत्म कर दिया, तो तीसरा क्या है? कोई बता सकता है क्या? कभी सुना है कोई? व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ फोर्स? न्यूक्लियर Weak and strong nuclear forces. न्यूक्लियर फोर्स। क्या न्यूक्लियर बात है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स तुम लोगों को तो बहुत आता है यार। न्यूक्लियर फोर्स इसी को बोलते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग फोर्स भी। हालांकि अभी जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ, है ना। दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बच्चों, कहाँ लगता है? नाम से ही बताया, न्यूक्लियस के अंदर। और अगर सपोज मैं पहला क्लास लेता हूँ ना, कभी कभी तो मैं बताता हूँ कि हमारा जो एटम है, एटम का कितना स्पेस फ्री है, बड़ा अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता हूँ, बच्चों को रियलाइज होता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो फ्री है, खाली है। वी ऑल आर एम्प्टी। बहुत छोटे वॉल्यूम में न्यूक्लियस है बच्चों, बहुत छोटे वॉल्यूम में। एक थोड़ा सा आइडिया मैं बताता हूँ बच्चों कि अगर मैं कहूं कि न्यूक्लियस एटम में इतना बड़ा है, इतना बड़ा, 10 सेंटीमीटर का रेडियस अगर सपोज है,
10 सेंटीमीटर रेडियस का अगर एक न्यूक्लियस मानो, तो कैन यू इमेजिन कि एटम का साइज क्या होगा बच्चों? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? अगर इतना बड़ा न्यूक्लियस अगर हम माने तो एटम का साइज क्या होगा? अभी तो तुम लोग एटॉमिक का स्ट्रक्चर भी पढ़ लियो बच्चों। मैं ये 10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर। बच्चों 10 to the power 5। हाँ बोलो। और पूरा ग्राउंड मतलब एटम। पूरा ग्राउंड एटम। अच्छा मैं इससे आगे बढ़ूं थोड़ा सा और। किसका एक्स्ट्रा लेक्चर है यार आज? अच्छा चलो, चलो कुछ बात कर लेते हैं। आयुष गोयल भाई कहाँ गायब रहते हैं? आज पहली बार दर्शन हुआ है। आयुष गोयल कोई है? Yes, sir. क्यों गायब रहते हो? इतना लेट ज्वाइन करते हो? पिछले क्लास में शायद नहीं थे। चलो अभी 4 और 5 अभी मिसिंग है, कभी दर्शन हो जाएंगे उनसे भी हमारे। क्लासेस बच्चों मिस मत किया करना है ना, और आपसे तो मिस ही मत करना। तो बच्चों मैं बात कर रहा था कि एटम का न्यूक्लियस का साइज अगर 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक न्यूक्लियस लेते हैं तो एटम का साइज उससे 10 to the power 5 टाइम्स ज्यादा होता है। 10 to the power 5 टाइम्स रफली, है ना? तो बताना ये 0.1 मीटर इंटू 10 to the power 5, दैट मीन्स 10 to the power 4 मीटर। इसका मतलब हुआ बच्चों 10 किलोमीटर। तो अगर इतना बड़ा न्यूक्लियस लिया, इतना बड़ा, क्रिकेट ग्राउंड नहीं, टेन किलोमीटर का रेडियस ले लो, इतना बड़ा एटम। तो इतना बड़ा। अब सोचो कि मैं यहाँ पे जहां भी तुम अपने घर में हो और सोचो कि 10 किलोमीटर दूर कितना बड़ा ये उधर से चले जाओ, ऊपर चले जाओ, आसमान ऊपर, इतना स्पेस में सिर्फ मास यहाँ पे, बाकी होल स्पेस इज एम्प्टी। चलो हम इस पे अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे डिस्कशन करेंगे तो 10-15 मिनट लग जाएगा। जो एटम, एक एटम दूसरे एटम पे जो फोर्स लगाता है, ये सारे जो केमिकल बॉन्डिंग में होता है, केमिकल रिएक्शंस में फोर्सेज होते हैं, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। और एटम के अंदर जो बहुत छोटे से पार्ट में न्यूक्लियस है बच्चों, यहाँ प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत पास में है, और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सिव फोर्स लगता है बच्चों। बहुत कम डिस्टेंस में है तो लार्ज रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, लेकिन ये दूर नहीं जा रहा, ये ब्लास्ट नहीं कर रहा न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस है। जो पकड़ के रखे हुए हैं, जो न्यूक्लियस को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ न्यूक्लियस में रखे हुए हैं, उस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसलिए मैंने कहा कि कभी कॉमन लाइफ में किसी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियर फोर्स कभी पिक्चर में नहीं आएगा, चाहे तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो। उसकी जो भी इंटरेक्शन तुम कहोगे तो मैक्सिमम माइक्रो लेवल पे जाओगे तो एटम लेवल पे जाओगे। एक एटम दूसरे एटम पे जो फोर्स लगाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर ही है। ओके बच्चों, तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा समझ में आया कि कहाँ लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, जो हमारे कॉमन लाइफ के कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगा। क्योंकि सर अब तो न्यूक्लियस में चले गए, उसके अंदर अब चौथा फोर्स कौन सा है? किसी को नाम पता है? तुम लोगों को इतना कैसे आता है यार? मुझे तो लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं यार, कैसे इतना आता है? वीक फोर्सेस कहाँ पढ़ा है सब? बुक में। क्या बात है, बुक सर में? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बुकलेट ओपन करके रखी हुई है। अच्छा अच्छा, बुक में लिखा हुआ है क्या? मुझे नहीं पता है में लिखा हुआ। किसने ओपन की सर?
पास होगा। अच्छा, बुकलेट में है क्या लिखा हुआ ऐसा? गुड, एनीवे रेस्पॉन्ड करो तो अच्छी बात है, ऐसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए। बच्चों ये वीक फोर्स कहोगे सर, वीक फोर्स अब कहाँ लगेगा? ये सारी चीज हम लोग 12th में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा तो साइंटिस्ट को नहीं पता है। बच्चों वीक फोर्स कहाँ लगता है पता है? विद इन प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर। प्रोटॉन कभी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन कभी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो वीक फोर्सेज हैं। और इसमें बच्चों बताओ, अगर कोई कहा जाए कि सबसे वीकेस्ट इन नेचर, सबसे कम मैग्नीट्यूड वाला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल। हाँ वाह, ग्रेविटेशनल इज वीकेस्ट इन नेचर। और जो बच्चों को नहीं आ रहा वो कभी परेशान मत होना, मुझे भी नहीं आता था ये सब, एकदम से नहीं आता था। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो ये है बच्चों। लगता है कभी कभी कि शायद वीक फोर्स सबसे वीकेस्ट है, नहीं, ग्रेविटेशनल इज द वीकेस्ट फोर्स। ओके, हालांकि अभी जो न्यूटन्स लॉ हम पढ़ाने वाले हैं उसमें ये इससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। अगर बता दिया तो लिख लो यार, लिख लिया क्या? चलो बच्चों, सो हमने देखा बच्चों की टाइप ऑफ फोर्सेज, और मैंने कह दिया ये कोई काम का है नहीं। तो वैसे काम का क्या है? जो कॉमन लाइफ में हम लोग फोर्सेज देखते हैं ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसकी जरूरत इस चैप्टर में पड़ेगी उस टाइप के फोर्सेज को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला फोर्स तो मैं लिख लेता हूं बच्चों, ग्रेविटी का फोर्स, जो सबको पता है। मतलब अर्थ किस फोर्स से किसी ब्लॉक को पुल कर रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ कितना होता है बच्चों? मास ऑफ द ब्लॉक इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, mg। ये कौन सा फोर्स है? फोर्स द अर्थ is pulling, the force with which the earth is pulling, the force earth is pulling the object। इतना लिख दिया, लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हें पता है कि क्या है। तो जब भी कभी कहूंगा ना कि बताओ कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक फोर्स तो ये भूलना नहीं, ये तो लगेगा ही ना, अर्थ पुल करेगा कितना से? mg से। m क्या है? मास। मास। और बच्चों इसी को ना वेट भी बोलते हैं, mg को वेट बोल देते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज और है, वेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, डेफिनेशन जो है वो फोर्स विथ विच अर्थ इज पुलिंग। हालांकि रफली कभी कभी मास को ही वेट भी बोल देता है ना, नॉर्मल। सर वही एक डाउट था सर। बोलो क्या सर जब भी कोई हमसे हमारा वेट पूछता है तो हम उससे अपना मास बताते हैं। हाँ, मास बताते हैं रफली, तो एग्जैक्टली हम मास बताते हैं, मास ही उसको कहते हैं, बट रफली बोलते हैं व्हाट इज योर वेट। तो होता क्या है बच्चों, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो तुम क्या करते हो, तुम अपना मास मेजर करना चाहते हो या वेट मेजर करना चाहते हो, तो कहाँ खड़े होते हो? वेइंग मशीन पे। वेइंग मशीन। जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हो ना, तो वो क्या होता है कि उस वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स कुछ लगा रहा है, तुम उसको प्रेस कर रहे हो और वो बैक तुम्हें प्रेस कर, तो वो जो मेजरमेंट देता है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन का मेजरमेंट देता है, वो जो मेजर करता है एक्चुअली वेट मेजर करता है। ठीक है, सपोज मैं बताता हूं, चलो ये अच्छा बात बोला, पहली बार कोई बच्चा ऐसा पूछा, मुझे ऐसा कभी कोई इनकाउंटर नहीं हुआ था कि वेट पूछते हैं तो मास को बता देते हैं। चलो बच्चों, जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो क्या देखते हो कि ये पॉइंटर जो है ना इधर चला जाता है ऐसे, और यहाँ रहता है 10 kg, 20 kg, है ना, 30 kg। उत्कर्ष कितना वेट है तुम्हारा? ऐसे बच्चों लिखा रहता है। तो क्या होता है, ये पॉइंटर ऐसे घूम के गया इसके सामने, तो कहते हो कि,
तो एक्चुअली उसमें जो मेजर करने वाला चीज है ना, वो मेजर कर रहा है सपोज 400 न्यूटन। कितना मेजर कर रहा है? 400। तो जहां पे पॉइंटर आया उसको 400 ने लिख करके क्या कर दिया? 40 लिख दिया। एक्चुअली वो मेजर कर रहा है 40 जी। तो जहां पे पॉइंटर 400 न्यूटन लिखना चाहिए था, वेट का यूनिट न्यूटन होगा बच्चों, उसी को क्या कर दिया? 40 जी लिख दिया, 40 केजी लिख दिया। अब सुनना, अगर तुम वेइंग मशीन पे जाते हो, खड़ा होकर के वेट मेजर करो, तुम्हारा दोस्त बगल में जो खड़ा है तुम्हारे कंधे पे थोड़ा हाथ रख के थोड़ा प्रेस कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो क्या होता है? वेट तुम्हारा बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज तुम्हें वो प्रेस किया नीचे, तुमने वेइंग मशीन को ज्यादा नीचे प्रेस किया, वेइंग मशीन ने ज्यादा फोर्स लगा, इसलिए वेट ज्यादा दिखा देता है ना। तो वेइंग मशीन क्या मेजर कर रहा है? वेट, तुम्हारा मास से मेजर कर रहा है। वो तो ये मेजर कर रहा है कि तुम उस पर कितना फोर्स लगा रहे हो नीचे। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे एपरेंट वेट क्या है और एक्चुअल वेट क्या है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस दिस। उत्कर्ष क्लियर क्या है? सर मतलब 400 न्यूटन को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। यस, जी से डिवाइड कर देते हैं और वहां पे उसी को मार्क वहीं पे लिख देते हैं। मार्किंग कैलिब्रेशन कर दिया है ना, कैलिब्रेट करके लिख दिया कि यहाँ पे आए, मतलब ये 40 केजी के बराबर है। ठीक है ना। इसलिए वो जो वेइंग मशीन मेजर जो करता है, वो क्या मेजर करता है? वेट। लेकिन वहां पे कैलिब्रेट करके जो लिखा रहता है, वो क्या लिखा रहता है? केजी में लिख देता है। लेकिन कोई लोग भी क्या जानना चाहते हैं कि हमारा कितना है मास बॉडी का। चलो बच्चों, अब क्या होगा अगर वेइंग मशीन को तुम लेके जाओगे, सपोज बहुत दूर चले गए, हिमालय पे चले गए, वहां पे वेइंग मशीन पे तुम खड़ा होकर मेजर करोगे, तुम्हारा अलग वेट होगा, है ना। लिफ्ट में बैठ जाओगे, लिफ्ट ऊपर जा रहा तो दिखाऊंगा कि अलग वेट होगा, तो वेट चेंज होगा, वो एपरेंट वेट होगा। तो वो सारी चीजें मैं कहूंगा कि तुम सैटेलाइट में चले गए तो तुम्हारा वेट अलग होगा, बिकॉज अर्थ बहुत दूर चले गए तो अर्थ कम फोर्स से पुल करेगा। और फ्री स्पेस में चले जाओ तो वेटलेसनेस बताऊंगा। लेकिन मास अगर कहा जाए तो मास जो है वो मास इनवेरिएबल है। मैं पहाड़ पे मेजर करूं, मैं माइंस में मेजर करूं अपना मास, या कहीं भी मेजर करूं। चलो, तो दूसरा फोर्स आता है बच्चों, ये तो ग्रेविटी पता चल गया। सेकंड, सुनो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सरफेस पे रखा है, सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। बच्चों जितना मैं लिख रहा हूं तुम्हें भी लिखना है। यस सर। एक ब्लॉक है, एक मास m का, और एक सरफेस पे रखा हुआ है। मैंने पूछा बच्चों कि ये mg लग रहा है नीचे, कौन लगा रहा? अर्थ। क्या होगा बच्चों, ये जाना चाहेगा नीचे और ये सरफेस है, नहीं जाने देगा। तो सरफेस विल अप्लाई फोर्स नॉर्मल टू इट्स सरफेस एरिया। उस नॉर्मल को हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉर्मल फोर्स। तो सेकंड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, नॉर्मल फोर्स। सारी चीज मैं बता दूंगा, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हर छोटे छोटे पॉइंट्स। पहले हम बेस तैयार कर रहे हैं एंड देन वी विल कम टू न्यूटन्स लॉ। बच्चों नॉर्मल फोर्स कब लगेगा? व्हेनेवर टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। जब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे तो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। तो ये जो अभी मैंने फोर्स एन दिखाया, वो ये सरफेस ब्लॉक पे लगा रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? पुश कर रहा है या पुल कर रहा है? पुश पुश। पुश तो नॉर्मल फोर्स जो है बच्चों, ये पुश करने वाला फोर्स है, पुशिंग इन नेचर।
और कैसा लगेगा, सरफेस के नॉर्मल। ठीक है। यस सर। अगर मैं बात Yes, करूं तो एक स्फीयर है और एक स्फीयर ऐसे रखा हुआ है, दो वॉल है, दो, एक वर्टिकल और एक इंक्लाइंड है, और एक स्फीयर बीच में अटका दिया। बच्चों बताओ यहाँ पे दो पॉइंट पे टच कर रहा है ये स्फीयर, तो ये वॉल किधर लगाएगा फोर्स, अपने नॉर्मल। यहाँ पे दो नॉर्मल रिएक्शन होंगे बच्चों, एक वर्टिकल वॉल लगाएगा सपोज N1, और एक यहां से भी नॉर्मल लगेगा, कैसा, इधर। N2 हमने अभी जो N2 लिखा वो N2 किसका लिखा है, N2 इज द फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, अप्लाइड बाय, सेकेंड वॉल। चलो इसको फर्स्ट वॉल और इसको सेकंड वॉल, बाय सेकंड वॉल ऑन द स्फीयर। और बच्चों अगर ये स्फीयर है तो ये नॉर्मल कहां से पास करेगा, दोनों सेंटर सेंटर पे पास कर सेंटर सेंटर में से। गुड, क्योंकि नॉर्मल है। तो नॉर्मल फोर्स समझ में आया। Yes, sir. यस सर। अगर कोई पूछ देगा बच्चों कि नॉर्मल फोर्स जो है वो कौन सा बेसिक नेचर का फोर्स है, तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पुशिंग इन नेचर। हाँ पुश करेगा, बट वो चार बेसिक वो बताया ना, बेसिक फोर्सेस। यस। चलो तो ये नॉर्मल फोर्स भी पढ़ लिया। तीसरा है बच्चों टेंशन इन द स्ट्रिंग। समझाता हूं बच्चों, इसको समझना अच्छे से। बच्चों इसमें ना एक वॉल में क्या किया, एक हुक लगा दिया, फिक्स्ड है ये, और इससे नेल लगा दिए, नेल्स, और इसमें एक स्ट्रिंग बांध, दो स्ट्रिंग बांध करके ऐसे रखो, और तुम यहाँ पे पुल करो बच्चों। स्ट्रिंग बांध दिया और इसको पकड़ के पुल करना है, स्ट्रिंग टाइट हो गया। स्ट्रिंग में क्या हो गया, डेवलप टेंशन। है बच्चों, टेंशन डेवलप हो गया। अब बताना ये स्ट्रिंग, ये जो नेल में बांध दिया बच्चों, ये नेल को क्या करना चाह रहा है, निकाल देना चाह रहा है या उसको और धक्का दे रहा है, क्या कर रहा है, निकाल देना कर रहे हैं, चाहिए। पुल पुल। तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसा है बच्चों, पुलिंग इन नेचर या Pulling in पुशिंग इन नेचर। पुलिंग इन नेचर। तो अगर मैं कहूं बच्चों ये पूछूं कि बताओ ये स्ट्रिंग इस नेल पे किधर फोर्स लगा रहा है, तो कहोगे सर इधर लगा रहा है, इधर देखना, एरो एरो इधर लगा रहा है। इज इट करेक्ट, Yes, sir. पुल Yes, करने का मतलब अपने तरफ पुल करना। तुम खींच रहे हो स्ट्रिंग को इधर, स्ट्रिंग तुम्हें किधर खींचेगा, इधर खींचेगा टेंशन। आई बात समझ में। Yes, sir. यस सर। हम ध्यान से छोटी-छोटी जहां दिक्कत होगी वहां पे पूछ लेना, छोटा-छोटा बात ही बता रहा हूँ। यस नचिकेत कुछ बोलना चाह रहे हो, ये वाला फिर से बताइए ना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। सर हम्म, सर नॉर्मल फोर्स मटेरियल के मास पे डिपेंड है क्या, या सबका कांस्टेंट होता है। नहीं, नॉर्मल फोर्स जो होगा वो डिपेंड करेगा कितना लग रहा है, क्या सिनारियो है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, किसी का वेट कितना है, बहुत सारे फैक्टर जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल फोर्स होगा। अब अगर तो तूने पूछ दिया कि मैं अगर बात करूं न्यूटन्स लॉ थोड़ा पता है, ये mg है बच्चों, ये mg लग रहा है नीचे, है ना, और ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर। अब पूछ दिया इसलिए बताया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तुम्हें पता है, ब्लॉक रेस्ट में एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 जीरो। तो n जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है, तो n किसके बराबर है,
mg mg के बराबर। mg अब मान लो किसी ने एक ब्लॉक और यहाँ पे रख दिया m1 का, कोई एक और ब्लॉक यहाँ रख दिया। अब बताओ ये m जो है वो बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। Yes, sir. किसी ने क्या किया, इस पे एक फोर्स लगा दिया, अपना पैर रखा और इसको दबा दिया इसको, तो n बढ़ जाएगा, है ना? तो n डिपेंड करेगा कि क्या एक्सटर्नल फैक्टर है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, हम लोग स्ट्रिंग की बात कर रहे थे। स्ट्रिंग में तुम लोग लिखते जाना, लिख लेना, पुल करता है स्ट्रिंग, और ये एग्जांपल तुम्हें क्लियर कर देगा। बच्चों एक पुली है और पुली से एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया और एक मास भी कनेक्ट कर दिया, दोनों तरफ मास ले लिया m1 m2। बच्चों मैं पूछूं कि बताओ ये m1 पे स्ट्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा? स्ट्रिंग टाइट है, स्ट्रिंग पुल कर रहा होगा बच्चों, ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, है ना? स्ट्रिंग पुल, अपने तरफ पुल करेगा। अपने तरफ का मतलब ये किधर स्ट्रिंग है? इधर, इधर है थोड़े, यहाँ पे भी स्ट्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? अपवर्ड ऊपर लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों की ये पुली पे यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ भी टाइट है, यहाँ पे किधर फोर्स लगा रहा होगा? यहाँ पे बच्चों इधर लगा रहा होगा टेंशन, डाउनवर्ड यहाँ पे किधर लगा रहा होगा बच्चों? इधर लगा रहा होगा। तो स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा? पुलिंग इन नेचर एंड अलोंग द स्ट्रिंग। तो उसका एक और एग्जांपल बता देता हूं। अब बताओ, अगर मैं पूछूं ये m1 ब्लॉक पे स्ट्रिंग का टेंशन किधर लगाएगा फोर्स? कैन यू गेस कि सर इधर होगा? यस सर। अलोंग द स्ट्रिंग, यस सर Yes, sir. इधर, इधर नहीं, इधर। ठीक, चलो तो स्ट्रिंग का टेंशन भी बता दिया। बच्चों क्या ऐसा हो सकता है कि स्ट्रिंग का टेंशन जो होगा वो पुश कर दे? स्ट्रिंग का टेंशन, अगर सोचो कि ये जो अभी मैंने एग्जांपल ले रहा था कि ये नेल्स में स्ट्रिंग लगा दिया और तुम इधर खींचना चाह रहे हो और सोचो कि इसको थोड़ा ढीला हो गया, ये निकलने वाला है, अब चाहोगे कि थोड़ा सा इसको टाइट कर दें। इज इट पॉसिबल थ्रू द स्ट्रिंग, थ्रू द रोप? नो नो सर सर। No, sir. लेकिन अगर तुम्हारे पास एक रॉड हो, रॉड, आयरन का रॉड या वुडन रॉड, अब ये चाहो कि इसको थोड़ा पुश कर सकते हैं क्या? यस सर Yes, sir. यस अगर मैं बात करूं बच्चों टेंशन, टेंशन इन रॉड, ये जो होगा बच्चों ये पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है, बट टेंशन इन स्ट्रिंग विल ऑलवेज पुल। देखो कितनी छोटी छोटी बात बता रहे हैं, कितना आसान सा फिजिक्स है। चलो बच्चों, तो ये हमने बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट फोर्स आते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट फोर्स का डिस्कशन करते हैं, फोर्थ या फिफ्थ? फोर्थ है सर। सर फोर्थ। हाँ, सर फोर्थ तो फोर्थ में लिख लो स्प्रिंग फोर्स, बहुत यूज में आएगा। जानते हो, देखो यार बचपन में स्प्रिंग देखोगे, अभी भी बहुत सारे पेन जिसमें टिप टिप करते हो उसके निकालो तो स्प्रिंग लगा रहता है। तो इसमें Yes, क्या होता है, इसका एक नेचुरल लेंथ होता है, नेचुरल लेंथ। जब ये नेचुरल लेंथ में
ना तो कंप्रेस है ना इलोंगेटेड है, तो ये कोई फोर्स नहीं लगा है। लेकिन अगर इसको नेचुरल लेंथ से क्या करो, थोड़ा पुल करो, यहां तक ले जाए, ये डिस्टेंस सपोज x पुल किया है, सो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा बच्चों, और वो फोर्स ऐसा लगेगा, वो चाहेगा कि बैक टू इक्विलिब्रियम, बैक टू नेचुरल लेंथ ले आए, बैक टू नेचुरल लेंथ ले आए। और ये जो फोर्स डेवलप होगा, उस फोर्स का वैल्यू जो होगा वो x के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इलोंगेट करोगे ये फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लिखते हैं k, और किसी को पता है k को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट। स्प्रिंग और कांस्टेंट। बढ़िया Spring लिख लो constant. बच्चों, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। जब किसी को पता है क्या कि फोर्स का यूनिट क्या है बच्चों? Newton. न्यूटन। न्यूटन है फोर्स का यूनिट। और ये जो x है, वो x पर डिस्प्लेसमेंट है, उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर। Meter. तो अगर k का यूनिट पूछा जाए, व्हाट इज यूनिट ऑफ k, ऐसा यूनिट, तो क्या बोलोगे? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। पर मीटर, है ना। अब बताओ यूनिट डायमेंशन अलग से पढ़ाने की क्या जरूरत है, बीच बीच में बता दिया, बच्चे खुद से भी कर लेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग जब पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस होते जाएगा, यूनिट डायमेंशन ये सारी चीजें ऐसे ही सीख जाओगे। अदरवाइज बहुत सारे कोचिंग में जाओगे ना, तो 2 महीने तो यही रटवाते हैं, यूनिट डायमेंशन, बेटा इसका डायमेंशन लिखो, उसका यूनिट लिखो। तो पता है बच्चे भी बड़े खुश रहते हैं, यार मुझे आता है, मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। 2 साल बाद पता चलता है कि हमने तो सारा टाइम बर्बाद कर दिया। यूनिट डायमेंशन कोई पढ़ाने की चीज है? चलो अपने दोस्तों से कभी पूछना, यूनिट डायमेंशन से जो क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसका लेवल बहुत बियॉन्ड इमेजिनेशन है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। F इजिकल टू kx लगता है बच्चों फोर्स, और ये फोर्स का डायरेक्शन किधर है? डिस्प्लेस क्या इधर, फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट। उधर तो डायरेक्शन अपोजिट है बच्चों, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे ना, माइनस। बताने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लिख देते हैं। तो बुक में तुम्हें मिलेगा क्या लिखा हुआ, F इजिकल टू kx माइनस kx। ये माइनस साइन क्या बताता है? shows that force and displacement, that means x, are in opposite direction। बच्चों इसको ऐसे भी बोलते हैं, जो फोर्स है वो रेस्टोरिंग फोर्स है। क्योंकि ये क्या होता है, रिस्टोर करना चाहता है, वापस लाना चाहता है, अपने नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग। लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं जब आगे जितने बार भी फोर्स आगे लिखवाऊंगा ना, तो F इक्वल टू kx से लिखवाऊंगा, माइनस kx नहीं लिखवाऊंगा। कहोगे सर क्यों, गलत आप लिखवाओगे क्या? नहीं, मैं डायरेक्शंस कहूंगा कि डायरेक्शन दिखा दो, मैग्नीट्यूड लिख दो और डायरेक्शन दिखा दो। वी विल डिस्कस देयर। अभी के लिए तो यही लिख लो। x क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, है ना। ये इसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर नेट फोर्स 0 है। अगर कोई कहेगा सर आपने इलोंगेट किया, अगर कंप्रेस कर दिया तो, इसको अगर इधर पुश कर दिया तो, बच्चों अगर इसको इधर पुश करोगे तो ये इधर फोर्स लगाएगा, उधर जाएगा। kx, ठीक है। सर ये फिर एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल करेगा ना थोड़े फोर्स की वजह से?
अभी मैं कह रहा हूं कि अगर जितना जहां पे है, जितना कंप्रेशन है या जितना इलोंगेशन है, इसको इलोंगेशन बोलेंगे या इसको कंप्रेशन बोलेंगे। सो वट एवर द एक्स बी, फोर्स उतना होगा। ज्यादा कंप्रेस करोगे ज्यादा फोर्स लगाएगा, है ना। इसको कंप्रेस करके छोड़ दिया, ये अपने आप इधर आएगा, तो फोर्स घट रहा है और फिर यहाँ पे 0। ठीक है, सर मतलब zigzag वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में ही होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में वो zigzag मतलब नहीं आगे पीछे नहीं नहीं नहीं, यहां से फोर्स पुश कर रहा यहाँ पे 0, फिर इधर अगर गया तो पुल करेगा। ठीक है, यस सर। सर ये जो आपने बनाई पोजीशन है ना, मतलब हाँ ये जो बनाया ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बताया, नेचुरल लेंथ में इतना है, इसको फिक्स रखा है, इसको पुल कर दिया, यहाँ पे ले आए तो फोर्स इधर लगेगा, यहाँ से इधर ले आए तो फोर्स पुश करेगा। अरे तो स्प्रिंग देखो यार घर में तुम लोग। यस सर। यस सर। तो स्प्रिंग फोर्स भी बता दिया बच्चों। फोर्सेस के बारे में हमने जो जो डिस्कस करेंगे वो हमने बहुत छोटा सा आइडिया ले लिया, और ऐसा फोर्स हो गया। अब क्या करना है, और भी फोर्सेस हैं, जैसे से आगे बढ़ेगा सिलेबस, फ्रिक्शन फोर्स और भी फोर्स डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना है। अब आ जाते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉ पे। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट लॉ। आज देखो न्यूटन्स लॉ फिनिश कर देंगे, 10-15 मिनट बचा है ना, 20 मिनट बचा हुआ, आराम से फिनिश करके तो खत्म भी कर देंगे। क्योंकि स्कूल्स में ऐसे ही होता है, 10-15 मिनट में न्यूटन्स लॉ फिनिश हो जाता है, लेकिन हमारे देखना परेशान मत होना, कोई बच्चा डर गया होगा कि सर बस 15 मिनट में फिनिश कर देंगे। ये अभी 6 से 7 लेक्चर चलेंगे, हेक्टिक लेक्चर चलेंगे। जो फर्स्ट लॉ को स्टेट कर सकता है क्या, बच्चे बड़ा अच्छे से बताते हैं। एनीवन जिसको कॉन्फिडेंस है, जो 10th में बहुत मेहनत किया होगा, 10th नहीं सॉरी 9th में, ईशा दांडे, कैन यू स्टेट व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? Sir, when an object is at the rest and it does not move forward until and unless an external force has been acted on it. गुड, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? विवेक कुमार, विवेक बताओ क्या होता है? Sir, a body continues to be at rest until and unless an external force is applied to it. सिर्फ रेस्ट में ही रहेगा, मूव नहीं कर सकता? और motion. चलो आर्य अग्निहोत्री। Yes, sir. Newton's. Yes, sir. बोलो बोलो आर्य। Newton's first law states that a body is at rest or at uniform motion will continue to be rest or uniform motion until a net external force acts on it. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं ये खोज रहा था, इसने बहुत अच्छे से बोला, नेट एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगे तब तक वो रेस्ट में या मोशन कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। बहुत बढ़िया, ठीक है आगे म्यूट कर लो। चलो और भी बच्चों से मैं यही सुनना चाहा था। एनीवे, मुझे पता है कि सबको आता है। कुछ बच्चों ने मुझे जवाब दिया कि सर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। कुछ बच्चों का मैसेज आया हुआ है, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सो वी विल डिस्कस कि व्हाट इज इनर्शिया। सो ओवरऑल कंक्लूजन में ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। उसने क्या कहा कि कोई भी बॉडी है, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या अगर ये मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। until and unless
until and unless net external force acts on this. सिर्फ फोर्स नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स। अगर मान लो दो फोर्स लग रहा है और दोनों मिला के रिजल्टेड 0 है, तो वो इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट। क्लियर? तो एक काम करते हैं बच्चों, मैं इतना लैंग्वेज मुझे नहीं आता यार, मैं IIT पास का मैं तो लिखता बहुत कम था, मुझे बहुत छोटी छोटी चीज मतलब कम में ही बात लिखना है। मैं क्या करता हूँ बच्चों, तुम लोगों ने ये कहा ना, इफ net force is 0, then body will be either in rest or in uniform motion. That means उसका velocity change नहीं होगा, यही बताया ना। तो अगर net force 0 है बच्चों, then acceleration जो होगा बॉडी का वो 0 होगा। बताओ, मैं न्यूटन्स लॉ को ऐसे स्टेट कर सकता हूँ क्या मैथमेटिकली, जो तुमने बात किया? क्या शॉर्ट Yes, sir. कर सकते हैं? Yes, sir. Sir, please repeat once again. यस, हमने तुम्हारी बात को ही लिखा बच्चों। तुम्ही लोगों ने कहा कि बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अनलेस नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दिस। मैं उसी को शॉर्ट में लिखा कि बॉडी का एक्सेलेरेशन 0 होगा अगर नेट फोर्स 0 है। चलेगा? Yes, sir. अरे उतना Yes, लिखने में यार, इतना बड़ा लिखने में मुझे लिखा नहीं जाता है। तो मैं इतना काम चला लूं? यस सर। समझ Yes, में sir. आ गया ये शॉर्ट भाषा? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हारी सारी बातों को मैंने बहुत छोटे पार्ट में रख लिया। आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हो गया। लेकिन अब कहानी स्टार्ट होती है। ये तो 10th तक पढ़े, 9th तक ये पढ़े, 11th में कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना, अदरवाइज क्यों 11th? बाय गुड टीचर रिक्वायर्ड। थोड़ी बातें करते हैं इस पर। अच्छा, पहले तो इनर्शिया समझा देता हूँ। इनर्शिया का मतलब होता है सिंपल सा, इनर्शिया का लिटरल मीनिंग है बच्चों रेसिस्ट टू चेंज। चेंज को अपोज करने का जो टेंडेंसी है, जो प्रॉपर्टी है, उसी को इनर्शिया बोलते हैं। कोई भी चेंज नहीं होना चाहता। इनफैक्ट कुछ भी चीज तुम देखो, अगर तुम सोए रहते हो, अगर सवेरे तुम्हारा तो सवेरे में लेक्चर नहीं चलता है, मॉर्निंग में जिन बच्चों का लेक्चर चलता है मम्मी उठाते रहती है, बेटा उठ जा, बेटी उठ जा, बेटी सोई रहती है। कोई इनर्शिया, यार सो रहे यार, सोने दो ना, क्यों चेंज करवा रहे हो? हालांकि वो इनर्शिया प्रॉपर्टी ना खत्म हो जाता है कब? जब पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा ने बुला लिया, तुरंत पहुंच गए, वहां पे इनर्शिया प्रॉपर्टी पता नहीं क्यों गायब हो जाता है। होता है क्या बच्चों? नहीं सर, तब inertia Yes, strong है। sir. No, sir. यस सर, तो इनर्शिया एक्ट करता है। तब इनर्शिया एक्ट नहीं करता है? करता है। मेरा क्लास अभी देखना ना, 8:10 15 होगा ना, तो देखो इनर्शिया प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है बच्चों में, तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। एनीवे, बट ओवरऑल जो मास है ना, मास के पास इनर्शिया प्रॉपर्टी है। वो चेंज नहीं होना चाहता है, अपोज करता है। जितना ज्यादा मास है उसको चेंज करने के उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसलिए बच्चों ये सिंपली कहा कि जो यूनिफॉर्म मोशन में तो वो उसी में रहना चाहता है, अगर चेंज करना है तो एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। चेंज होने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे हम तुम्हें पढ़ लो भैया, पढ़ लो बाबू, तो क्या करते हैं, हमारी तरफ से पुश जाता है, थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हो कभी। चलो, तो ये हो गया इनर्शिया की बात। अब आते हैं बच्चों जो 11th में पढ़ना है, 9th से ज्यादा जो पढ़ना है वो इस पे। एक चीज बताना, एक्सीलरेशन जो है किसी बॉडी का, ये फ्रेम डिपेंडेंट है क्या? Yes, sir. किसी बॉडी का एक्सीलरेशन क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है क्या? जैसे ये बॉडी, यस सर। मैं देखूं तो मैं देख रहा हूं कि ये इसका एक्सीलरेशन 0 है,
और मान लो एक कार इधर से जा रही है, कार इज एक्सीलरेटेड, कार से कोई देखेगा तो देखेगा यार ये तो पीछे जा रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है ना। मून से बैठ के आदमी इसको देख रहा होगा, मोशन मून पे कोई होगा और वो ऑब्जर्व करेगा तो इसका एक्सीलरेटेड देखेगा। कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, एक्सेलेरेशन है नहीं है, कितना है, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि किस फ्रेम से देख रहे हैं। सो इसको मैंने लिख दिया बच्चों, एक्सेलेरेशन इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। तुम भी अपनी नोटबुक में लिख लो। नीरज सोनाव ने क्लियर? Yes, sir. एक्सेलेरेशन इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब आते हैं बच्चों फोर्स पे। ऐसा लिख देता हूं, फोर्स, फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, फ्रेम इंडिपेंडेंट मतलब फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, अगर ये ब्लॉक है और इसको अर्थ पुल कर रहा है mg, सपोज mg का वैल्यू है 10 न्यूटन, अर्थ पुल कर रहा है 10 न्यूटन से इस डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स है ये मैं ग्राउंड से देखूं तो भी वो 10 न्यूटन का इधर दिखेगा, कार से देखूंगा तो भी वो 10 न्यूटन ही होगा, किसी और से देखेंगे फ्रेम से तो भी वो फोर्स 10 न्यूटन ही होगा और डाउनवर्ड ही। That means force is frame independent। बताओ, मैं किसी भी फ्रेम से देखूंगा एफ नेट 0 है तो हर फ्रेम से एफ नेट 0 दिखेगा, है ना? Yes, sir. देखिए Yes, sir. एक्सेलेरेशन तो अलग फ्रेम से Yes, अलग हो sir. Yes, sir. एक्सेलेरेशन तो अलग फ्रेम से अलग हो सकता है। तो बच्चों बताओ बच्चों कि अगर हम कहें कि एक्सेलेरेशन 0 है, किसी में एक्सेलेरेशन उसी पे नहीं 0 होगा, तो ये क्या, ये जो क्वांटिटी का एक्सेलेरेशन 0 तो नेट फोर्स 0, क्या ये सारे फ्रेम में वैलिड है क्या? नो सर, नो सर, No, sir. No, sir. सारे फ्रेम में वैलिड नहीं होगा। तो अब सवाल आता है किस फ्रेम में वैलिड है। न्यूटन साहब से पूछा गया, बताओ न्यूटन साहब की किस फ्रेम में ये वैलिड है आपका लॉ? उन्होंने कहा देयर एग्जिस्ट अ फ्रेम, उन्होंने कहा देयर एग्जिस्ट अ फ्रेम जहां पे ये वैलिड है, ऐसा फ्रेम होता है जहां वैलिड, और उस फ्रेम को बच्चों बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। बच्चों अभी देखो इनर्शिया है, वो इनर्शिया से ही रिलेटेड है, इनर्शियल। बस है बच्चों रट्टा मारे इनर्शियल, इनर्शियल होता क्या है इनर्शियल, ये इनर्शिया से ही रिलेट करके होता है। इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? द फ्रेम इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड। लिख लो। तो पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम, कहोगे वो फ्रेम जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। किसी के मन में होगा सर ने तो अभी तक बताया नहीं कि इनर्शियल है कौन सा, प्रैक्टिकली तो बताओ कि कार का फ्रेम है कि मून का फ्रेम है कि सन का फ्रेम है कि अर्थ का फ्रेम है कि लिफ्ट का फ्रेम है। है ना बच्चों? द फ्रेम इन विच, उसके बाद क्या बोला आपने? The frame in which Newton's Newton's first law first is law is valid, the frame in which Newton's first law is valid, called inertial frame of reference। बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे inertial। और जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है उसको बोलेंगे बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये जो पार्ट अभी बता रहा हूं ना थोड़ा सा बोरिंग है कि पता नहीं चलता है, मजा नहीं आ रहा होगा इनर्शियल नॉन इनर्शियल का, लेकिन पढ़ाना है तो बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर बहुत जबरदस्त चीजें आएगी।
बच्चा मैं क्या करता हूं, क्या अर्थ का फ्रेम इनर्शियल है क्या, या मैं कोई भी फ्रेम कैसे मैं चेक करूं कि इनर्शियल है। जैसे मैं कोई भी एक फ्रेम है, सपोज मैंने अगर सपोज उस फ्रेम में देखा कोई बॉडी है, सपोज कोई बॉडी है उसका एक्सेलेरेशन 0 है सपोज, और मैंने देखा कि नेट फोर्स भी 0 है, तो कहेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है, तो वो फ्रेम इनर्शियल होगा। बट इट डजंट मीन, इसको बच्चे गलत तरीके से भी ले लेते हैं कि कोई फ्रेम है और कोई बॉडी एक्सलेट कर रहा है उस फ्रेम में, तो वो इनर्शियल नहीं होगा, ऐसा नहीं। कोई फ्रेम है, अगर मान लो देखा कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, एक्सेलेरेशन 0 है, सॉरी रेस्ट में नहीं, एक्सेलेरेशन 0 है और नेट फोर्स भी 0 है, तो कहेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है और ये फ्रेम इनर्शियल होगा। मैं बात करता हूं कि क्या अर्थ का फ्रेम इनर्शियल है क्या। जैसे सपोज मैं अर्थ को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं बच्चों, ऐसे, और अर्थ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अच्छा पता है तुम्हें कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, सबको पता होगा। तो अगर तुम सन से मून से देखोगे तो ये जो ब्लॉक है यहाँ पे अर्थ पे रखा हुआ बच्चों, ये रेस्ट में नहीं, ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। मूव कर रहा है। अर्थ में बैठ के देखोगे कर तो रहा ये है, दिखेगा रेस्ट में, है ना। रेस्ट। या सिंपल सा मैं नॉर्मल अभी सोचो, मैं अभी यहाँ पे लैब में बैठा हूँ, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसी ब्लॉक को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, है ना। अब इतना तो क्लियर है बच्चों कि ऐसे रखा तो ये नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है ना, ये और ऐसे पुल करना, ठीक है ना, ऐसे। नो सर। बच्चों ये इसी को यहाँ दिखा रहा हूँ, एम है, इस पे एक फोर्स लग रहा है बच्चों mg, और एक ये लगा रहा है फोर्स n, और मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ कि ये ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या है, 0। अगर सपोज मैं ये प्रूफ कर दूं, मैं ये निकाल लूं कि n और mg इक्वल है, इफ तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, एक्सेलेरेशन 0 है, देन वी विल से दैट कि इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है। अगर इफ ऐसा है, बट एक्चुअली n इज नॉट इक्वल टू mg। जब देखोगे यहाँ पे n और यहाँ mg इक्वल नहीं है, बट डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। इक्वल तो नहीं है, बट जो दोनों में डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। बहुत कम डिफरेंस है, तो कह सकते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है बच्चों, बहुत छोटा सा डिफरेंस, ऑलमोस्ट इक्वल। मतलब नेट फोर्स जो है ऑलमोस्ट 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं, बट क्या है, ऑलमोस्ट 0 है। सो कह सकते हैं बच्चों कि अर्थ का फ्रेम जो है अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलेंगे, Inertial. एग्जैक्टली इनर्शियल नहीं है, एग्जैक्टली। सुदर्शन बोलो। मैं ये फैक्ट बता, ये मैंने फैक्ट बताया कि अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम, ठीक ना। यस सर। ये बच्चे सारे बच्चे नोटबुक में लिख लें कि सर ने बताया अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ बहुत ज्यादा लोड मत लेना इसके लिए। सर स्टेटमेंट रिपीट करो ना एक बार। यस सर प्लीज। बच्चों सिंपल सा, अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डन सर।
आगे के चैप्टर्स में, आगे पूरे में मैं अर्थ को इनर्शियल ही मान के चलूंगा, ठीक है ना, अर्थ को इनर्शियल मान के चलूंगा। समझा दिया कि क्या है एक्चुअली में। अब सुनना बच्चों, अगर एक फ्रेम है ये एस, अब देखो कुछ फैक्ट देख लो, ऐसे सवाल आ सकते हैं। एक फ्रेम है एस और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, और ये जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एस। ये फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस, और बच्चों एस जो है वो इनर्शियल है। बात सुनना, मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं जो इसके फ्रेम में रेस्ट में है, एक्सेलेरेशन 0 है सपोज इसके फ्रेम में, अगर 0 है चूंकि इनर्शियल है तो नेट फोर्स भी 0 होगा, तो नेट फोर्स तो 0। अगर इसके फ्रेम में देखोगे बच्चों तो क्या होगा, ये ब्लॉक कैसा दिखेगा, इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में कैसा दिखेगा, मूव करते दिखेगा। मूविंग। ओ सर, मूविंग जो होगा वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते दिखेगा बच्चों। मतलब इसका भी एक्सेलरेशन इस फ्रेम में भी ऑल्दो वेलोसिटी है बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन 0। सो इस फ्रेम का भी आदमी क्या देखेगा, एक्सेलरेशन 0 और नेट फोर्स तो 0 है ही, कहेगा यार ये तो मेरे फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ वैलिड है, एस डैश में भी न्यूटन्स लॉ वैलिड है। तो क्या कह सकते हैं कि एस डैश इज आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो यस सर, Yes. So can you conclude बच्चों कि if a frame of reference move with constant velocity with respect to an inertial frame, then the frame will also be inertial. बच्चों स्टेटमेंट क्लियर? Yes, sir. यस सर। अगर अब सवाल में थोड़ा सा करता हूँ, ये शॉर्ट में लैंग्वेज लिख सकते हो। अब मैं कह दूं कि ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एस के रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एस इनर्शियल है। अब बताना एस डैश क्या होगा बच्चों। एस डैश में बैठ के इसी ब्लॉक को देखेंगे तो ये ब्लॉक एक्सलेट करते दिखेगा, जबकि नेट फोर्स 0 होगा। न्यूटन्स लॉ इसमें वैलिड नहीं करे, नहीं नहीं होगा। दैट मींस ये एस डैश फ्रेम विल बी नॉन इनर्शियल। तो बच्चों स्टेटमेंट कंक्लूड करना, स्टेटमेंट नोटबुक में लिख लेना कि इफ ए फ्रेम मूव विथ सम acceleration with respect to an inertial frame, then the frame सर will मूव के आगे सर एक बार रिपीट कीजिए। if a frame move with some acceleration with respect to an inertial frame, then the frame will be non-inertial. ठीक है बच्चों? Yes. बाकी जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कर लोगे, और भी कुछ कुछ चीजें हैं बट वो सवाल में दे करके मैं तुम लोगों को थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करूंगा, देन वी विल डिस्कस। सो बच्चों न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ हमने कर लिया, अब आते हैं सेकंड लॉ।
सेकेंड लॉ बोलो बच्चों। सेकेंड लॉ सेज दैट कि बच्चों अगर नेट फोर्स 0 है तब तो वो अपना यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा, अगर नेट फोर्स होगा तो न्यूटन साहब सेज दैट देन बॉडी विल एक्सेलरेट, है ना। तो सेकेंड लॉ कहेगा कि अगर बच्चों नेट फोर्स है बॉडी पे, इफ देयर इज अ नेट फोर्स देन बॉडी विल एक्सेलरेट, एंड बॉडी का एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, और दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू मास। ऐसा होगा बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट F इक्वल टू m इंटू a। आई बात समझ में? दिस इज द रिलेशन। यस सर। इसमें न्यूटन्स का सार है। तो इसमें क्या क्या बता रहे बच्चों, अगर नेट फोर्स होगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, और जो डायरेक्शन नेट फोर्स का वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का, और रिवर्स इज आल्सो ट्रू। रिवर्स इज आल्सो ट्रू मींस अगर मुझे पता है बच्चों की बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है तो मैं कहूंगा नेट फोर्स भी इधर होगा, है ना। चलो, हालांकि इसमें तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ भी है ना। क्योंकि अगर कहा जाए कि नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली 0 आ गया, यही तो है। तो सेकेंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ भी है, बट अलग से उन्होंने बताया। आगे बढ़ते हैं। क्या ये सेकेंड लॉ भी सारे फ्रेम में वैलिड है या सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में वैलिड है? In frame of reference. ये बच्चों लिख लेना। This is valid only in inertial frame of references। अगर frame of reference नॉन inertial है तो ये रिलेशन नहीं लिख सकते। और बच्चों थर्ड लॉ देखो आज कंप्लीट ही कर लेते हैं न्यूटन्स का लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है? Here reaction is equal and opposite reaction and act simultaneously. क्या बात है बच्चों, अगर दो ब्लॉक है और दोनों टच करा, सपोज ऐसा, एक ने कुछ दूसरे पर फोर्स लगाया, एक ने लगाया फोर्स ऑन बी बाई ए, तो बच्चों बी नहीं छोड़ेगा, बी भी लगाएगा ए पे, फोर्स ऑन ए बाई बी, और दोनों इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। न्यूटन साहब कहते हैं कोई कमजोर नहीं है, एक ने जितना दूसरे पे लगाएगा दूसरा भी उतना ही पहले पे लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या ये भी किसी फ्रेम पे डिपेंडेंट है या हमेशा सारे फ्रेम में ये वैलिड है? सारे फ्रेम में। सारे फ्रेम में सर। क्या बात? सारे फ्रेम में। सारे फ्रेम में वैलिड है, बिकॉज इसमें तो एक्सेलरेशन आया ही नहीं, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, फोर्स ही है, फोर्स तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है। चलो बच्चों, तो न्यूटन्स के तीनों लॉ हमने बता दिए, इनर्शियल नॉन इनर्शियल बता दिया, और थ्योरी वाइज कहा जाए तो न्यूटन्स लॉ खत्म हो गया। बट सर एक डाउट था। हाँ विवेक। सर आपने बोला ना कि अगर एक्सेलरेशन होगा तो ये इन नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, तो जो सेकंड लॉ में है तो उसमें एक्सेलरेशन हमेशा 0। नहीं, देखो ये एग्जैक्टली थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मैं फिर से बोलूं। ग्राउंड का फ्रेम इनर्शियल है, ग्राउंड के फ्रेम में कोई बॉडी एक्सलेट कर रहा होगा, कोई बॉडी रेस्ट में होगा, कोई बॉडी कुछ हो रहा होगा, एक्सेलरेशन अलग होगा, इनर्शियल है। लेकिन अगर मैं देखूं कि हम इस फ्रेम में इनर्शियल है और कोई बॉडी पे मैंने देखा कि एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन 0, समझो इफ इट हैज एक्सेलरेशन 0, देन वी विल से दैट इट विल हैव नेट फोर्स 0। आई बात समझ में? अर्थ का फ्रेम इनर्शियल है, इट डजंट मीन कि हमारे फ्रेम में कोई बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं करेगी। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा, अगर
एक्सेलेरेशन है तो कुछ नेट फोर्स होगा। आई बात समझ में? अब मुझे चेक करना है कि हमारा फ्रेम इनर्शियल है कि नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ यार वो बॉडी ढूंढता हूँ जो बॉडी रेस्ट में है ना, ढूंढते हैं। तो ये रेस्ट में, अच्छा अब देखते हैं, ये रेस्ट में एक्सेलेरेशन 0, अब इस पे देखते हैं नेट फोर्स क्या है। ओके, नेट फोर्स 0 आ गया तो कहेंगे कि हमारा फ्रेम इनर्शियल। इज इट क्लियर? अभी थ्योरेटिकली ऐसे बताया बच्चों। क्या भाई सुदर्शन ने, किसने पूछा था? चलो, बड़ा अच्छा लगा बच्चों कि ये जो हमारा स्ट्रेंथ है क्लास का वो बना रहा, क्योंकि 8:15 के जगह पे 8:25 हो गया है। स्टिल यू आर हियर, गुड।